गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस चैनल से। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ICSE का क्लास 12 का रिड्यूस सिलेबस 2020-21 एग्जामिनेशन के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, आज हम वो देखेंगे कि क्या कुछ रिड्यूस हुआ है और कैसे वो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले एक बुरी खबर से शुरू करते हैं और फिर बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ। जो ये सिलेबस आया है 2020-21 के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप उसमें चैप्टर्स देखेंगे तो 16 चैप्टर्स पहले थे और अब भी वो एग्जैक्टली सेम 16 चैप्टर्स अभी भी हैं। तो चैप्टर के नंबर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। तो सब स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 2-3 चैप्टर कम हो जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हैं। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ रिड्यूस किया गया है सो दैट कि वो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो सके। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन हर एक चैप्टर में से क्या कुछ रिड्यूस हुआ है। अगर आपके पास अपना पुराना कोई भी सिलेबस किसी भी बुक में या आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो प्लीज़ आप उसको अपने पास रखिए, साथ में एक पेन ले लीजिए और जो कुछ भी रिड्यूस हुआ है उस साथ में उसको कट करते जाइए सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको अब अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्या कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक कटे हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें एक वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड्स, लोकेशन उनका फॉर्मेशन और रेडियस ऑफ वॉइड्स के लिए जो डेरिवेशन थी उस सबको काट दिया गया है। तो ये आपके सॉलिड स्टेट में से एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है। साथ ही में बैंड थ्योरी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग का सॉलिड स्टेट में, उसको डिडक्ट कर दिया गया है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को भी निकाल दिया गया है। साथ ही में अगर आप देखोगे तो फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी निकाल दिया गया है। तो ये सॉलिड स्टेट में से कुछ रिडक्शन है। यहाँ पे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो ये है कि वॉइड्स का जो पोर्शन कैंसिल हुआ है और बैंड थ्योरी में जो कैंसलेशन हुई है वो बच्चों के लिए एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिडक्शन है। आपको अपना ये चैप्टर को जल्दी से करने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के चैप्टर में से बहुत ज़्यादा रिडक्शन एक्चुअली में नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ काटी गई है वो है कि जो मेजरमेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब में से एक टर्म ppm को निकाल दिया गया है। पहले आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इसको आप ऑलरेडी क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हो, तो ये बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, राइट। मगर अगर आप अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपने राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में स्टडी करते हो, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, तो वहाँ पे इन सब की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सब ग्राफ्स हैं इन कंसेप्ट को समझाते हुए, तो वो ग्राफ्स को यहाँ से निकाल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट लगता है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है कि इसको काट ही दिया गया है। साथ ही में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उस सबको भी निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अगेन एक बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली अगर आपको ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट लगता है। तो बाकी के इस चैप्टर में से कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। खुश इसलिए होने वाले हैं, एक यहाँ पे एक ग्राफ्स हैं जो कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन से रिलेटेड ग्राफ्स थे, उनको रिड्यूस किया गया है। मगर खुशी की बात बच्चों के लिए जो होने वाली स्पेसिफिकली वो ये है कि सारे फ्यूल सेल्स को यहाँ पे डिडक्ट कर दिया गया। ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स और करोजन के टॉपिक को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाऊं
तो बैटरीज में प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, लेक्लांचे सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल स्ट्रक्चर्स सबको डिलीट किया है, उनके रिएक्शंस, उनके यूजेस को भी निकाल दिया गया है। तो सब स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल इस पार्ट को फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे आपको चीज़ों को सिर्फ मेमोराइज करना पड़ता है कि कौन से सेल्स हैं, क्या कैथोड है, क्या एनोड है, कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं, एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। तो बहुत सारा लर्निंग वर्क आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। साथ ही में करोजन का कंसेप्ट, उसका मैकेनिज्म, फैक्टर्स उसको जो इफेक्ट करते हैं, प्रिवेंशन, उस सबको भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आप जो स्टडी करते हो यहाँ पे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ कंसेप्ट्स को स्टडी करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके यूनिट्स को ओमिट कर दिया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई भी और चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस, इसको कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। तो आप यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हो एंजाइम कैटालिसिस, बेसिक आइडिया, लॉक एंड की मैकेनिज्म, इसको रिमूव किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका ग्राफ, एक्सप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, अगेन जो कंसेप्ट बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं इस चैप्टर में से, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जनरली जो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे और अगर आप हमसे पूछोगे कि जो स्टूडेंट्स टॉपिक्स को डिफिकल्ट मानते हैं, एक्चुअली में हर एक चैप्टर में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं या सबसे ज़्यादा जिसमें से लर्निंग उनको लगता है कि डिफिकल्ट है, वेल उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिलीट किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडल स्टेट वाला पोर्शन में से कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पे, चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। और अगेन यहाँ पे आप क्या देखते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंटली जो डिफिकल्ट टॉपिक बच्चे मानते हैं, वेल एलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, गिब्स एनर्जी, इस सारे को अगेन रिमूव कर दिया गया है। तो अगेन ये एक वेलकम डिसीजन होने वाली है आई होप स्टूडेंट्स से। और अगर आप अपने सीनियर्स को पूछोगे तो वेल आधे से ज़्यादा कहने वाले हैं कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता था, समझ में नहीं आता था। तो ये भी इसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया और साथ ही में जो आपको याद करना पड़ता था, बहुत सारी मगिंग अप करनी पड़ती थी, यूजेस ऑफ मेटल्स और उनके अलॉयज, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, चैप्टर नंबर 7 ग्रुप नंबर 15 में अगर आप देखोगे तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को निकाल दिया गया, अमोनिया को निकाल दिया गया, फॉस्फोरस पे एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में से फॉस्फीन को छोड़ के सारे कंपाउंड्स को निकाल दिया, हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स। डिटेल्स में देखोगे तो अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO, N2O3, N2O, 4, N2O5 सबकी प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस निकाल दिए गए। अमोनिया सारा प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज सब कुछ निकाल दिया गया है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही रह गया है। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, उनके स्ट्रक्चर्स को निकाल दिया। फॉस्फोरस के फॉस्फीन के अलावा सारे कंपाउंड्स PCl3, PCl5, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सबको डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया है आपका सिलेबस। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को याद करनी सबसे मुश्किल लगती है। यहाँ पे आप बहुत सारी रेड लाइंस देखने वाले हो। नेक्स्ट आप 16th ग्रुप में देखो तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स निकाल दिए गए हैं। सल्फर के सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स रिमूव कर दिए गए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को भी रिमूव कर दिया गया है, राइट। तो ऑक्सीजन की सारी लैब प्रिपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ कॉमन नेचर सब निकाला। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, एक्शन ऑफ हीट, इतना सब कुछ यहाँ पे निकाला गया है। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही याद करने थे, वेल वो सब बट निकल गया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिलीट कर दिया। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, इन सब के स्ट्रक्चर्स थे आपको याद करने, उन सबको भी निकाल दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक डिटेल्ड डिस्कशन थी, लेबोरेटरी प्रेपरेशन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया, सबको निकाला। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, उनके स्ट्रक्चर्स, एसिडिक प्रॉपर्टीज, अगेन दिस हैज बीन रिमूव्ड। ग्रुप नंबर 18 एक छोटा टॉपिक था, वेल उसमें कोई चेंज भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हम वेल देखते हैं कि कोई ज्यादा मेजर चेंज हुआ भी नहीं है, सिर्फ एक चेंज है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, इफेक्ट ऑफ पीएच, जिसको यहाँ पे रिमूव किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और एक यहाँ पे मेजर ब्रेक थ्रू बच्चों को मिलने वाला है। एक कंप्लीट थियरी को ही निकाल दिया गया है। क्रिस्टल फील्ड थियरी एक इम्पॉर्टेंट थियरी है, उस सारे के सारे थियरी को ही यहाँ पे निकाल दिया गया, राइट। और साथ ही में स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ के एज मेंशन्ड अबव, ये सारे दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस में से एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में से सबसे पहले एक मेजर जो आप देख रहे हो, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन, डीडीटी, इस सब को निकाल दिया है। तो फ्रीऑन्स के स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, इसको भी निकाल दिया गया है। और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म सबको निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये रिडक्शन है यहाँ पे, ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों के इसको मैकेनिज्म्स को मिस अभी भी नहीं करना चाहिए है। ये एक बेसिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको उसका मैकेनिज्म आता है तो रिएक्शन आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी, राइट। तो ट्राई कीजिए कि आप इसके मैकेनिज्म्स के साथ ही इसको स्टडी कीजिए, बट आपको एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में, जहां पे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को निकाल दिया गया है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर ऑफ मीथानॉल बाय द बॉश प्रोसेस, इथानॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकल इक्वेशंस इससे रिलेटेड, इस सबको भी रिड्यूस किया गया है। एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में से एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को भी निकाल दिया गया है। वेल आगे अगर हम मूव करें तो इसमें तो एराइल ईथर्स के कंप्लीट टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ एलिफैटिक ईथर्स को ही स्टडी करना है। तो अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके लिए कम हो जाएंगी। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वेल यहाँ पे तो आपको कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा, एक्सेप्ट यहाँ पे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को अगेन निकाल दिया गया है। जनरली जो मैकेनिज्म्स थे रिएक्शंस के, उन पे रिडक्शन जरूर हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में कोई चेंज नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगेन आप देख सकते हो कि कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, जो कि पहले था वही अभी भी है। सो नेक्स्ट आ गया चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अमीन्स में कोई चेंज नहीं है। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के टॉपिक को कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी जरूर कम हो जाने वाली हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स में से बाज-शीमन रिएक्शन को डिलीट कर दिया गया है। 14th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि जो DL कॉन्फ़िगरेशन थी ओलिगोसैकेराइड्स की, जो स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर याद करना होगा, लैक्टोज और माल्टोज का नहीं करना होगा। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन का टॉपिक को काट दिया गया है,
ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ओपन है या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो टॉपिक एज इट इज निकाल दिया गया है। और वहाँ पे आपको अब जो याद रखना है वो ये है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज की HI के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शंस हैं वो एज रिएक्शंस याद करनी है, ठीक है। और डाइसेकेराइड्स में अगेन स्ट्रक्चर आपको माल्टोज का और लैक्टोज का, जैसे आपको पहले बताया ऊपर, ये यहाँ पे निकाल दिया गया है। प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को भी अब आपको याद नहीं करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है, अगेन आपको नहीं याद करना है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करना है। विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में वेल जो कुछ भी है सब याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स में हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स की वो रहेगी, मगर इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आपको स्टडी नहीं करना है। और साथ ही में जो प्रेपरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वेल उसमें आपको सिर्फ उनके मोनोमर यूनिट्स के बारे में याद रखना है कि किस मोनोमर से बने हैं, मगर उसके लिए आपको जो इक्वेशंस हैं वेल वो याद नहीं रखनी पड़ेंगी। अगेन आपका काम थोड़ा कम होने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट चैप्टर पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के टॉपिक को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। थ्योरी के टॉपिक्स के बाद लेट अस आल्सो क्विकली सी कि प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस हुआ है। वेल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए पहले 7 टॉपिक थे। पहला टॉपिक टाइट्रेशन, कोई चेंज नहीं। सेकेंड टॉपिक स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कोई चेंज नहीं। थर्ड टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कोई चेंज नहीं। टॉपिक नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, अगेन कोई चेंज नहीं। टॉपिक नंबर 5 एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू पीएच चेंज, इसको रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक प्रैक्टिकल को रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोई चेंज नहीं। तो इन टोटल 7 में से 2 प्रैक्टिकल्स को रिड्यूस कर दिया गया है। सो आई होप अब आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया कि हर एक चैप्टर में से क्या कुछ सिलेबस आपका कम हुआ है। और आपको ये अच्छा भी लगा होगा बिकॉज चाहे एक कोई भी चैप्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया है, बट बोर्ड की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश रही है कि उन्होंने वो सब टॉपिक्स जो जनरली आपके सीनियर्स को डिफिकल्ट लगते थे या उनको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वेल वहाँ पे एक अच्छा रिडक्शन हुआ है। 15 to 20% आपके सिलेबस में ज़रूर कमी हुई है। और आई होप आप लोग अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और बहुत अच्छा अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे। इम्पॉर्टेंटली सिर्फ अब देखना ये रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्या ये सिलेबस कम रहता है या नहीं। अगर वहाँ पे भी रहता है तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा सो दैट कि हम और जो भी अपडेट्स आए आपके साथ शेयर करते रहें। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।